everyone and welcome to my YouTube channel Learning Infinity. So friends, last lesson में हमने बात करी थी about the historical background और हमने देखा था कि कुछ एक्ट्स आए थे जिससे कि इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंड चैप्टर और सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या मेजर्स लिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने। सो द नेम ऑफ अवर सेकेंड चैप्टर इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं अबाउट अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंड इन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज 1600। तो दोस्तों 1600 में क्या होता है, अगर आप रिमाइंड करेंगे तो 1600 में ब्रिटिशर्स आते हैं एज अ ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स आने के बाद में क्या होते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश करने से क्या होता है, एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। दैट मीन्स कि ब्रिटिशर्स हैव द एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू परफॉर्म ट्रेड इन इंडिया। उससे क्या होता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं वो हो जाते हैं रिच, और ब्रिटिश क्राउन क्या हो जाती है, दे बिकम इन डेब्ट, वो डेब्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस होता है। और इस लॉस को रिकवर करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, चार्टर एक्ट का भी स्टैब्लिशमेंट हो जाता है। चार्टर एक्ट क्या है दोस्तों, ये वो एक्ट है जो एवरी 20 ईयर्स आता है। अगर आपको याद होगा तो ये हर 20 साल में आता है, और ये हर एक चीज को रिवाइज करता है, हर एक चीज को फिर से देखता है। फर्स्ट चार्टर एक्ट कब आया था, इट केम इन द ईयर 1773। नेक्स्ट चार्टर एक्ट कब आता है दोस्तों, 1793। नेक्स्ट चार्टर एक्ट आता है 1830, देन 1833, एंड लास्ट वन इज इन 1835। दोस्तों इसमें 53 इसमें से भी देखिए दोस्तों, एंड द लास्ट वन केम इन 1853। अब चार्टर एक्ट्स में से भी दोस्तों 3 चार्टर एक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज द फर्स्ट वन एंड द लास्ट 2 चार्टर एक्ट्स, दैट इज 1833 एंड 1853। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आता है, ये पिट्स द यंगर लेके आते हैं और ये रिवाइज करते हैं हर एक रेगुलेशंस को जो कि ब्रिटिश क्राउन बना के यहाँ भेजते हैं। कब आया था ये एक्ट, 1784 में ये एक्ट आया। नेक्स्ट हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है आफ्टर द 4 years ऑफ लास्ट चार्टर एक्ट, दैट इज इन द ईयर 1857। इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को और क्या कहा गया, तो इसे सिपॉय इम्यूनिटी या सेना विद्रोह के नाम से भी जाना गया। ये बात हो गई 1857 तक। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हमने लास्ट चैप्टर में ही, लास्ट लेसन में ही बात करी है, जो कि है इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट को लाने की क्या जरूरत थी, ताकि इंडियंस का डेवलपमेंट और इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा सके ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। कौन लेके आता है ये एक्ट, तो ये लॉर्ड कैनिंग लेके आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें हमने देखा था कि जो चार्टर एक्ट आए थे उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी। क्या हुई थी, फर्स्ट चीज तो सेंट्रलाइजेशन हो गया, उसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की फॉर्मेशन हो गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद में इस टाइटल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया। और उसके बाद में क्या होता है कि लास्ट चार्टर एक्ट आते आते इस पोजीशन को भी नाम चेंज करके क्या बोल दिया जाता है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और दोस्तों फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये बात हो गई हमारे फर्स्ट चैप्टर की। अब हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो थे महात्मा गांधी। देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट जैसे ही खत्म होते हैं 1909 में, इसके बाद में अराइवल हो जाता है महात्मा गांधी का, और वो हमें रूट मैप देते हैं कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग होगी और क्या क्या हमें चीजें चाहिए, क्या क्या हमें अधिकार चाहिए, कैसे होता है ये सब चीज। आइए अब इसको हम देख लेते हैं। अब जो हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके लिए बहुत सारे हर्डल्स थे जो कि इंडियंस को पार करने पड़े। कैसे, क्योंकि देखिए जब बात आती है किसी भी देश पे कब्जा करने की, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पे कब्जा किया था, तो उन्होंने क्या किया था कि मिलिट्रली चीजों को ऑक्यूपाई नहीं किया था, है ना, फोर्सफुली ऑक्यूपाई नहीं किया था, ना कुछ वॉर हुई थी ना कुछ हुआ था। इन्होंने क्या किया था कि पॉलिटिकली और लीगली इंडिया को स्लेव बना के रखा था। दे मेड अस पॉलिटिकली एंड लीगली एज अ स्लेव, सो वी कैन नॉट अपोज इट
जब तक कि हमारे पास में कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं आ जाता है। तो अब हमारे पास में कौन आ गए थे, अब अराइवल हो गया था महात्मा गांधी का, हु नोज पॉलिटिकल फैक्ट्स और लीगल फैक्ट्स वेरी स्ट्रांगली, है ना, उनको बहुत ज्यादा अच्छे से पता थी ये सारी चीजें। और अब जो भी सारी चीजें होगी किसके अंडर होगी, वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में होगी। तो सबसे पहली बात आती है कि गवर्नमेंट हमें चाहिए थी। गवर्नमेंट या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें प्रोविजनल ऑटोनॉमी चाहिए थी। प्रोविजनल ऑटोनॉमी क्या है कि ये पावर है जो इंडियंस को मिलेगी, जो कि अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकेगी। कैसे कि जैसे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स बनी थी, उनके अंडर काम कौन कर रहे थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स काम कर रहे थे, और बहुत कम परसेंट में इंडियंस को भी मौका मिला था इस पूरी काउंसिल में बैठने का। हमने लास्ट लेसन में देखा था कि 3 मेंबर थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये 3 लोग थे जिन्हें मौका मिला था इस काउंसिल में बैठने का। लेकिन वहां पे भी क्या था कि ये सिर्फ अपने व्यूज नहीं रख सकते थे, ये सिर्फ चीजें देख सकते थे कि क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं या क्या अमेंडमेंट्स हो रहे हैं या क्या एक्ट्स बन रहे हैं, बट यहाँ पे इनको व्यू रखने के लिए पावर नहीं थी। तो इसी को देखते हुए अब क्या होता है कि हम अपोज करने लगते हैं, इंडियंस अपोज करने लगते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को। और जब ब्रिटिशर्स ये देखते हैं कि इंडियंस बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत ज्यादा बल्क में इस चीज का अपोज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया जाता है। कब आता है ये एक्ट? ये एक्ट आता है 1919 में, और इस एक्ट को भी कौन लेके आते हैं, मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, ये 2 लोग हैं, मोंटेग एंड चेम्सफोर्ड, ये लेके आते हैं। और इसमें क्या होता है, अभी क्या बोलेंगे, जब हम बोल रहे हैं कि हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, है ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वी वांट, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे ये हमें क्या दे देते हैं दोस्तों, ये हमें डायरकी दे देते हैं। डायरकी एंड बाइकैमरलिज्म, 2 चीजें ये हमें दे देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमें फॉल्स लिस्ट दे देते हैं। कैसे? सबसे पहली बात तो देखिए क्या करेंगे कि लेजिस्लेटिव लिस्ट को सेपरेट कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूटिव के बारे में इन्होंने कुछ भी बात नहीं करी। लेजिस्लेटिव क्या होता है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेजिस्लेटिव लिस्ट आज की हमारी राज्यसभा, और एग्जीक्यूटिव लिस्ट हमारी लोकसभा। राज्यसभा में क्या होगा, लेजिस्लेटिव सिर्फ डिसीजंस लिए जाएंगे या उनको रिव्यू किया जाएगा, लेकिन लोकसभा में पावर होती है कि किसी भी एक्ट को, किसी भी अमेंडमेंट को इम्प्लाई कर सके। तो इन्होंने क्या कर दिया, हमें फॉल्स लिस्ट दे दी, मतलब लेजिस्लेटिव लिस्ट दे दी, लेकिन हमारे पास से एग्जीक्यूटिव का अधिकार अभी भी हमें नहीं दिया। पहली चीज तो ये कर देते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों क्या होता है कि 2 लिस्ट और आती है हमारे पास में लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर। फर्स्ट आती है हमारे पास में फेडरल लिस्ट, और सेकेंड आती है हमारे पास में प्रोविंशियल लिस्ट। अब देखिए इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट है, प्रोविंशियल लिस्ट जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रोविंशियल लिस्ट के अंडर भी 2 सेक्शंस हमें मिलेंगे, या हम कह सकते हैं कि 2 सब लिस्ट हमें मिलेंगी। कौन कौन सी होगी? एक होगी रिवर्स्ड, और सेकेंड होगी हमारे पास में जो कि थोड़ी कम इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है ट्रांसफर्ड लिस्ट। अब देखिए रिवर्स लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट, इसमें भी इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो जो रिवर्स लिस्ट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। क्या हमें यहाँ पे आउटकम मिला कि हमें जो लेजिस्लेटिव मतलब जो फॉल्स लिस्ट दी है उसके अंदर भी हमें 2 सेक्शंस मिले या 2 लिस्ट मिली, जो कि फर्स्ट है फेडरल लिस्ट, सेकेंड है प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट में भी 2 सब लिस्ट थी, एक थी रिवर्स लिस्ट और सेकेंड थी ट्रांसफर्ड लिस्ट। इसमें भी हमने देखा कि जो रिवर्स लिस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाली लिस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ मिनिस्टर काम करती थी, और ट्रांसफर लिस्ट जो है वो विद द कंसेंट ऑफ मिनिस्टर्स काम करती थी। अब इससे हमें क्या मिला कि यहाँ से हो गई डायरकी। डायरकी मीन्स जॉइंट हेड। जॉइंट हेड जैसे हमने देखा था डबल गवर्नमेंट वाला, इन लोगों ने एक मोटिव लेके आए थे, डबल गवर्नमेंट सिस्टम इम्प्लाई किया था। तो उसी प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पे भी डायरकी हो गई, जॉइंट हेड हो गया, मतलब कि 2 सेपरेट डिपार्टमेंट मिलके आप पूरे गवर्नमेंट को रन करें। अभी भी जो है हम जो चीज मांग रहे थे वो हमें नहीं मिली, उसके बदले में इन्होंने क्या कर दिया कि हमें फॉल्स लिस्ट दे दी। अब देखिए फॉल्स लिस्ट देने से क्या हो गया, पहली चीज तो हम जो मांग रहे थे, हमारी जो नीड थी हमारी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए, वो नीड हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। प्लस ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हमें ये फॉल्स लिस्ट पकड़ा के
फिर भी गवर्नमेंट किसकी बनेगी, अभी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ही रूल करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडियंस बहुत ज्यादा अगास्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का भी बिल्डअप होने लगता है। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या हो रहा है, हम जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, वो हमें ना देके उसके बदले में हमें फॉल्स चीजें देने लगे। क्या दिया, सबसे पहले तो अभी हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव लिस्ट दे दी, लेकिन एग्जीक्यूटिव लिस्ट हमें नहीं दी। उसके बाद में क्या हुआ कि डायरकी हो गई, दैट मीन्स की जॉइंट हेड का रूल हो गया। अब उन्होंने बाइकैमरलिज्म के नाम पे भी हमें फॉल्स चीजें देना शुरू कर दिया। कैसे, सबसे पहले तो देखिए इन्होंने क्या किया कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की फॉर्मेशन की। अभी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी, तो सबसे पहली चीज की ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाएगा और हाउस ऑफ पीपल बनाएगा, जिसे कि हम विधानसभा कहते हैं, है ना। तो ये दो चीजें बनती है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल बनता है। अब इसमें भी देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है ये एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी बॉडी क्या करेगी कि जितने भी चीजें होनी है या जितने भी डिसीजंस लेने हैं उस पर एडवाइस करने का ये काम कर सकती है। हाउस ऑफ पीपल को हम लोकसभा भी समझ सकते हैं, है ना, लोकसभा या हम इसको विधानसभा भी बोल सकते हैं। तो ये ऐसा काम करेगी। अब ये कैसे, यहाँ पे जो मेंबर्स है वो कैसे आएंगे, तो ये वाले मेंबर्स आएंगे अब डायरेक्ट इलेक्शन से। यहाँ पे से डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाता है ना। डायरेक्ट इलेक्शन से यहाँ पे मेंबर्स आ जाते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है कि ये जो काउंसिल बनी है, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये कौन सी काउंसिल है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसके बाद में फॉर्मेशन होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है इसमें भी 3:6 में मेंबर्स आते हैं। ये जो 3 होंगे ये होंगे इंडियंस और ये जो 6 होंगे ये होंगे ब्रिटिशर्स। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी 3/6 के रेशियो से लोग आते हैं, मेंबर्स आते हैं। इसके बाद में क्या बनता है, इसके बाद में बनता है सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, अगर आपको याद होगा तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये इनेबल करता था, ये वोटिंग राइट्स देता था किसको, माइनॉरिटीज को, दैट मीन्स सिख्स, एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम्स एंड एक्सेट्रा, जितने भी लोग थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना था, जिससे कि उन्हें वोटिंग राइट्स मिले थे। अब देखिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। क्या होता है कि हमारे इंडिया में इफ वी टॉक अबाउट प्री इंडिपेंडेंस, जो हमें इंडिपेंडेंस मिली या इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी जो ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का रूल चल रहा था, एट दैट टाइम ऑल्सो द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज ओनली अबाउट 4%। अब आप सोचिए कि ये 4% लिटरेसी रेट के साथ में महात्मा गांधी को कितना डिफिकल्ट हुआ होगा कि हर एक व्यक्ति को समझाना कि हमारे पॉलिटिकल राइट्स क्या है, हमारे लीगल राइट्स क्या है और हमें इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए। बट स्टिल देखिए, जितने भी मास फाइटर्स थे, महात्मा गांधी थे, उनने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि हम इंडियंस को समझाया कि हमें क्या चीज चाहिए, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें इंडिपेंडेंस की जरूरत है, हमें सेल्फ डिपेंड होने की जरूरत है, हम ब्रिटिशर्स पर डिपेंड ना करें। उसके लिए बहुत सारी इन्होंने पॉलिटिकल डिसीजंस लिए, पॉलिटिकली हमारे इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया। और देखिए दोस्तों, जो हम ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, इसमें भी फ्रेंचाइजी आती है। कैसे आती है, लिमिटेड फ्रेंचाइजी, जिसमें कि ओनली अबाउट 10% ऑफ इंडियंस हैव द वोटिंग राइट्स। और देखिए इस 10% वोटिंग राइट्स के साथ में भी बहुत सारी इन्होंने, हम कह सकते हैं कि स्टिपुलेशंस लगा के रखी थी, बहुत सारी डिप्लोमेटिक और लॉज लगा के रखे थे। बट स्टिल देखिए जो काउंसिल बनती है, इसमें जो 3/6 के रेशियो से इंडियंस बैठ रहे थे, वहां से हम कह सकते हैं कि एक स्टार्टअप होता है, एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम, कि हम अब सेल्फ डिपेंड हो जाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए और हमारा इंडिया जो है वो पूरी तरह से फ्री हो जाए। फ्रेंचाइजी की अभी हमने बात करी कि 10% जो इंडियंस थे ओनली दे विल बी हैविंग द वोटिंग राइट्स। अब उसके साथ में एक और चीज हुई दोस्तों, क्या होता है कि हाई कमीशन फॉर इंडियंस बनता है। हाई कमिश्नर क्या करेगा, ये पावर्स होंगी सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, ये स्टैब्लिश होता है लंदन। इसके साथ ही क्या हुआ दोस्तों, सीपीएससी का भी स्टैब्लिशमेंट होता है। सीपीएससी क्या होता है, सीपीएससी इज नथिंग बट द यूपीएससी, इट इज नथिंग बट द यूपीएससी। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इन दैट वी हैव सीन
कि इन द ईयर 1833 इट इज प्रपोज्ड, प्रपोजल आता है किसके लिए, यूपीएससी के लिए, बट इन द ईयर 1835 इसको अप्रूवल मिल जाता है। तो उसके बाद ही क्या हुआ दोस्तों, 1919 में सीपीएससी का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, इसको आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया। उसके साथ ही सेपरेट प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से भी हम कह सकते हैं कि सेपरेट किया गया है ना, प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया गया सेंट्रल बजट से। अब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1990 का, इसको कहा गया था कि आफ्टर एवरी 10 years इट विल बी रिवाइज्ड। दैट मीन्स कि इन द ईयर 1927 में अब इस जीओआई का रिविजन होगा, है ना। लेकिन उससे 2 साल पहले ही एक कमीशन आ जाता है जिसको नाम दिया गया साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन को इतने 2 साल पहले आने की क्या जरूरत पड़ी, तो देखिए दोस्तों, हम लोग किस चीज की डिमांड कर रहे थे, हम लोग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे, बट ब्रिटिशर्स ने हमें क्या दे दिया, डायआर्की दे दी, फॉल्स लिस्ट दे दिया, और बाई कैमरलिज्म के नाम पे भी हमें उन्होंने फॉल्स लिस्ट पकड़ा दी। अब क्या हो जाता है दोस्तों कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते, हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, हम अपोज करेंगे। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजल हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपोज किया गया बाय द इंडियंस, तो साइमन कमीशन को लाना पड़ा। साइमन कमीशन कब आता है, इन द ईयर 1827। Why? Because we are reading that GOI कब आया था, 1990 में आया था, एंड आफ्टर एवरी 10 years इसको लाने के लिए कहा गया था। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आएगा, 1929। बट ड्यू टू द ऑपोजिंग पावर ऑफ इंडियंस, ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ा, साइमन कमीशन लाना पड़ा। और साइमन कमीशन कब आया दोस्तों, तो इट केम इन द ईयर 1827। अब हम देखते हैं साइमन कमीशन में क्या इंटरेस्टिंग चीजें हुई या क्या इंटरेस्टिंग अपोजल हुआ और इंडियंस को कैसे थोड़ा और पावर मिला, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। अब आ गया है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया दोस्तों, अभी हमने बात करी कि फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था इन द ईयर 1919। इसको रिवाइज करने के लिए बोला गया था आफ्टर 10 years, लेकिन ड्यू टू द अपोजल या इंडियंस के अपोज करने की वजह से, स्ट्रॉन्ग अपोज करने की वजह से, इससे 2 साल पहले ही, दैट मीन्स कि 1927 में क्या आ जाता है, साइमन कमीशन आ जाता है। 1927 में साइमन कमीशन आ गया। अब देखिए, साइमन कमीशन जब आया तो इसको किसने लीड किया, तो इसे लीड किया गया था सर जॉन साइमन। ये इसके हेड थे इस पूरे कमीशन के, और इन्हीं के अंडर सारे मेजर्स लिए गए। अब देखिए, ब्रिटिशर्स की एक आदत बहुत बुरी थी फ्रॉम द बिगिनिंग कि किसी भी कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे कि इंडियंस के लिए कुछ भी चीजें इम्प्लाई करनी है, उस चीज को लागू करना है, तो वहां पे इंडियंस को बुलाना ये लोग भूल जाते थे। सेम केस होता है साइमन कमीशन में भी, कि यहाँ पे भी इंडियंस को नहीं बुलाया जाता है, किसी भी इंडियंस को नहीं बुलाया जाता है। अब क्या हुआ दोस्तों, क्या होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद आफ्टर 3 years, दैट इज ऑन 1930, साइमन गेव रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में क्या देते हैं ये, कि व्हाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इट इज द बेसिक फाउंडेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या कहता है, तो दोस्तों ये जो एक्ट था 1935 का, इसमें से ऑलमोस्ट 80 to 90% चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज अडॉप्ट की गई थी। हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अबाउट द मेकिंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की बात आती है, तो वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पेपर। तो यहीं से ये चीज आई कि व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया बाय साइमन कमीशन, और इसी के बाद में आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए गए थे अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। So that's all for now, and please don't forget to like,
शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।